How are you, dear students? I hope you all are good and fine at your home. In our last video, we covered topics that has been removed by CBSE from your class 12th mathematics syllabus. So now, following that path, today in this video, we will cover important topic from chapter application of derivatives. यहाँ हम सीखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आइडेंटिफाई करना, ग्राफिकली हम उसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे अपनी सिचुएशन को प्रॉब्लम्स को आसान बना सकते हैं. जनरली स्टूडेंट्स कुडंट रिलेट दैम विद देयर प्रैक्टिकल लाइफ. जो उनके पास अभी नॉलेज है ग्राफ की वो रिलेट नहीं कर पाते हैं. तो हम लोग बेसिक्स के साथ देखेंगे कि कैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को ग्राफ में रीड आउट कर सकते हैं और कैसे हम लोग थ्योरम्स का इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ मेनी प्रॉब्लम. दैट मीन्स हाउ टू यूज़ डेरिवेटिव इन फाइंडिंग आउट नेचर ऑफ फंक्शन. तो यानी डेरिवेटिव का इस्तेमाल कैसे करना है फंक्शन का नेचर डिसाइड करने में कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है. सो फॉलोइंग दिस वी विल रीड आउट विद ग्राफ. तो हम लोग पहले ग्राफ से स्टार्टिंग करते हैं. एज यू कैन वॉच ग्राफ हेयर इज इट इज़ अ पैराबोलिक स्ट्रक्चर. ये एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर है. इफ़ आई सी एट राइट साइड हेयर, सो अगर हम यहाँ राइट कॉर्नर पे देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3 इट इज़ गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. ऐसे जा रहा है ग्राफ. दैट मीन्स सो हेयर इट इज़ इंक्रीजिंग, कि ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है. सो आई कैन से वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग हेयर. सो नाउ इफ़ आई कम टू दिस पार्ट, देखिए फ्रॉम -2 to 1 अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर मूविंग फॉरवर्ड. आगे जाने पर ही ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है. सो दैट मीन्स लेफ्ट साइड में वैल्यू यहाँ पर हमारी फंक्शन की डिक्रीमेंट पर है. सो हेयर ग्राफ इज डिक्रीजिंग. सो वी कैन सी बाय ग्राफ डायरेक्टली दैट विच पार्ट इज इंक्रीजिंग एंड विच पार्ट इज डिक्रीजिंग. नाउ आई हैव टू डिसाइड फॉर द फंक्शन ऑल्सो. फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्या हम देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x. दिस इज़ अवर फंक्शन. ओके, आई डिसाइड 2 पॉइंट्स. मैंने 2 पॉइंट डिसाइड किए हैं. x1 इज इक्वल टू 1 लिया है, x2 इज इक्वल टू 2 लिया है. यानी हम 1 से 2 पे पहुंच रहे हैं, पॉइंट बदल रहे हैं अपना. तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर x1 लेस देन x2 है? बिल्कुल कह सकते हैं. अब इससे क्या पता चल रहा है, देखिए अगर हम x1 की प्लेस पर 1 रखते हैं फंक्शन में, तो आंसर कितना आता है? 2 आता है. यानी जो हमारा fx1 है वो आपका आ जाएगा, that is 2. If I put x2 here, x2 means how much? x2 is 2. 2 पुट करेंगे यहाँ, so 2 2 4. That means x1, यानी यहाँ पर हम x1 हटा सकते हैं because I have my value 1 and I have my second value 2. आप ये भी रख सकते हैं. So I can say f1 is 2 and f2 is 4. So अब देखिए हमने क्या किया, जब x1 यूज़ किया यानी 1 यूज़ किया, आंसर 2 आ रहा है. जब आप x2 को 2 ले रहे हैं, आंसर 4 हो रहा है. इसका मतलब आप अपनी वैल्यूज़ बढ़ाते हुए अपना आंसर भी बढ़ा रहे हैं, फंक्शन भी बढ़ा रहे हैं. इसका मतलब वेन एवर आवर पॉइंट्स आर इंक्रीजिंग, पॉइंट ऊपर जाएंगे तो हमारा फंक्शन भी इंक्रीज़ होगा. यानी जो पहले fx1 था वो स्मॉलर रह जाएगा एज़ कम्पेयर टू न्यू फंक्शन fx2. तो हम कह सकते हैं हमारी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है. जैसे x2 बड़ा है x1 से, तो fx2 भी fx1 से बड़ा है. यानी हम कह सकते हैं इजीली कि हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है. सो ये आप यहाँ भी देख सकते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन. सी हेयर फर्स्ट वैल्यू वाज 1, सेकंड वैल्यू इज 2. 1 2 से छोटा है, 1 पर वैल्यू fx1 की कम है, 2 पर ज़्यादा है. दैट मीन्स 1 इज़ लेस देन 2. तो आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू 1 पर भी f2 से छोटी ही है. सो वी कैन से दिस दैट whenever x1 is less than x2 then fx1 less than fx2 implies increasing condition. इसी तरह डिक्रीजिंग की आप बता सकते हैं. देखिए वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन -2 पे तो वैल्यू ज़्यादा थी, अब -1 पे कम है. इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है. फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग बट वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग. यानी x1 तो x2 से छोटा ही है लेकिन पहले वैल्यू ज़्यादा थी. fx1 was greater as compared to new fx2. So you can identify directly with the help of graph. Now come to the definition. So what does the definition is here? What is it is implying? Let I be an interval
कंटेंट, अब हम किसी इंटरवल पे चेक करते हैं फंक्शन को कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. सो इट इज़ गिवन दैट लेट आई बी एन इंटरवल कंटेंड इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ. यानी जो भी फंक्शन हम रीड आउट कर रहे हैं उसके डोमेन से इंटरवल हम उठाएंगे, तो उस इंटरवल में हम चेक करेंगे क्या वो इंक्रीजिंग है या फिर वो डिक्रीजिंग है. अब इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी दो टर्म्स और आती हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. उसे हम अभी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझेंगे. तो देखिए पहले हमें इंक्रीजिंग चेक करना है. तो इंक्रीजिंग के लिए अगर x1 x2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू भी छोटी रहेगी, यानी x2 बड़ा है सो उसमें फंक्शन भी बड़ा है, वक्त के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है. इसका मतलब ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है. तो इंक्रीजिंग को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, देखिए सो if I make Cartesian plane here x and y axis and I make graph like this, here is this one. तो देखिए यहाँ वैल्यू सेम है और यहाँ इंक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ कंडीशन है fx1 इज लेस देन fx2. यानी हमेशा क्या होगा, अगर आप x1 जैसे यहाँ 1 है फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 0.2, तो देखिए 1 पर भी वही वैल्यू है, 2 पर भी वही वैल्यू है. इसका मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. तो यहाँ पर fx1 fx2 के बराबर हो गया, जबकि यहाँ लेस का साइन दिया हुआ है. तो इसका मतलब हम यहाँ ग्राफ इंक्रीजिंग का बना रहे हैं, हमें यहाँ कुछ और टर्म ऐड करनी चाहिए. तो इसके लिए हम आपको न्यू ग्राफ बताते हैं. देखिए अभी हम लोगों ने शेयर किया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड नॉर्मल इंक्रीजिंग. तो देखिए क्या होता है, ये आपके पास ग्राफ है, देयर आर टू ग्राफ x y x y. If I draw like this and I am drawing like this, here it is continuously increasing. ये जो ग्राफ है ये सीधा बढ़ रहा है, ठीक है. ये it is not exact as I want to draw, ये इतना एग्जैक्ट नहीं बन पाया है, बट आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये लगातार इंक्रीज हो रही है वैल्यू. लेकिन यहाँ आप देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यहाँ तक फिर बढ़ रही है. ये चीज़ क्योंकि कंटिन्यूस इंक्रीमेंट है, यहाँ कुछ भी लेस नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ ही रहा है. तो ऐसे को बोलते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया है कि वो वैल्यू सेम दे रहा है, लगातार वो बढ़ ही रहा है. सो इट इज़ ग्राफ ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. नाउ कम टू दिस पॉइंट, ये जो हमने यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू सेम है, यानी अगर यहाँ x1 आपका है, दिस वन इज़ x2, तो जो fx1 की वैल्यू है वही fx2 की वैल्यू है. दैट मीन्स ये बढ़ तो रहा है बट यहाँ पर भी इक्वल आ गया है. इसका मतलब कुछ पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर ये सेम वैल्यू शेयर कर रहा है. इसका मतलब ये है तो इंक्रीजिंग बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ये स्ट्रिक्टली है, ये नॉर्मल इंक्रीमेंट है. तो नॉर्मल इंक्रीमेंट के लिए आपको क्या लिखना चाहिए, यहाँ नॉर्मल इंक्रीमेंट के लिए आपको यहाँ इक्वल का भी साइन लगना चाहिए कि fx1 fx2 के बराबर भी हो सकता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऊपर जाएं वापस, अगर हमें सिर्फ लेस कंडीशन आ रही है, कहीं बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्ट कंडीशन है, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो आप याद रखेंगे वेन एवर x1 इज लेस देन x2, तो फंक्शन की वैल्यू भी हमेशा fx2 से छोटी रहेगी, तो हमेशा इंक्रीमेंट पर रहेगा, तो स्ट्रिक्टली कहलाया जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन, नॉर्मल इंक्रीमेंट. नॉर्मल इंक्रीमेंट का मतलब है जैसे हम लोगों ने ऊपर ग्राफ बनाया है, ये वैल्यू यहाँ बढ़ रही है. पहले तो देखिए दो पॉइंट पे बिल्कुल सेम वैल्यू बन सकती है x1 x2 पर, यानी फंक्शन भी सेम है. यहाँ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 आ रहा है, यहाँ पर भी वही वैल्यू है क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, जो हमें fx1 दे रही है, यहीं पर हमें fx2 मिल रहा है. इसका मतलब इंक्रीजिंग के केस में आपके पास फंक्शन बराबर भी हो सकता है, ये वाला साइन भी आएगा और लेस तो ऊपर हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा इंक्रीजिंग की कंडीशन रहेगी. सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग वी कैन से x1 x2 से छोटा है, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो बड़ी आएगी और इक्वल भी हो सकती है ना. दैट मीन्स
हेयर यहाँ से ये डिक्रीज हो रहा है लेकिन इस पॉइंट पर आके बराबर वैल्यू दे रहा है, तो ये बराबर वाली कंडीशन हो गई है और ये डिक्रीमेंट पर है, तो ये ऊपर ग्रेटर साइन से हमने रिप्रेजेंट कर दी है. सो दिस इज द ग्राफ फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बराबर वैल्यू दे रहा है. देखिए इस पॉइंट पर भी ये x1 है आपका, ये x2 है, x1 पर वही वैल्यू है जो x2 पर है. देखिए y सेम है क्योंकि यहाँ. क्लियर. तो ये हमारा डिक्रीजिंग का फंक्शन हो गया है. अब बात आती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, जो कंटिन्यूसली कम ही होता रहे, कहीं पर इक्वल ना हो. सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. दैट मीन्स x2 तो बढ़ रहा है, पॉइंट पे तो हम आगे चल रहे हैं, लेकिन फंक्शन में पहले वाला बड़ा है, पुराना वाला छोटा, मत आई मीन टू से न्यू वाला जो वैल्यू है वो छोटी हो गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन. तो फंक्शन आपको छोटी वैल्यू दे रहा है जबकि पॉइंट आगे बढ़ते जा रहा है. सो दैट मीन्स अवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ आइडेंटिफाई दीज ग्राफ. अब आपको पहचानना है. देखिए यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है, फिर ये थोड़ा स्लाइड चेंज आ रहा है, देन अगेन इंक्रीमेंट. तो ये इंक्रीजिंग है बट नॉट स्ट्रिक्टली, बिकॉज कंटिन्यूस इंक्रीमेंट इज नॉट देयर. हेयर कंटिन्यूस इंक्रीमेंट, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बट नॉट कंटिन्यूसली, सो इट इज ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन. हेयर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नो jerk is there, continuously ये decrease ही हो रहा है. Here it is increasing then decreasing then increasing, so neither increasing nor decreasing function. कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो या ना तो ये completely increasing है ना ही completely decreasing है. So this was the concept behind questions you have to solve on the basis of increasing and decreasing functions, जिसमें हम लोग इन्हीं theorem का use करेंगे, and also we will use first derivative test and many more which I will discuss in my coming video. So all of you watch this one completely, and also don't forget to watch next video so that you can do questions also which will come in your exams. So thank you for watching this one and be connected with us so that you can be benefited from our videos and we could upload more and more by your motivation and support. Thank you.